अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हमारे साथ मैं क्योंकि कराची का आपको पता है आजकल घूम फिर रहा हूं तो सईद गनी साहब ने खुसूसी तौर पर वक्त दिया है, तो हमने कहा जरा इनसे थोड़ा कराची को समझें क्योंकि और सिंध की पॉलिटिक्स को भी समझें। बाय द वे कराची सिंध का हिस्सा, लेकिन कराची जरा ज्यादा एक वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ज्यादा सीट्स हैं, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। आगे बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं कराची से। सईद गनी साहब क्योंकि बल्दियात का महकमा भी हैंड कर चुके हैं, फिर एजुकेशन का भी और आजकल लेबर का देख रहे हैं, और इनको मैं इसलिए जरा ज्यादा मार्जिन देता हूं पीपल्स पार्टी में एज कम्पेयर टू अदर मिनिस्टर्स कि ये वाकई ग्रास रूट से उभरे हुए सियासतदान हैं, अपने वालिद के जमाने से लेबर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इनके वालिद जो शहीद हुए थे तो वो भी यही पॉलिटिक्स करते थे। तो मैंने कहा इनसे जरा पूछूं, इनकी कम से कम आम आदमी की नब्ज जो है वो ज्यादा बेहतर ये समझते हैं। दूसरे भी जारी सियासतदान समझते होंगे, सईद गनी साहब पर मुझे थोड़ा ज्यादा जरा वो होता है, तो मैं इनको ऑन एंड ऑफ वैसे भी तंग कर सकता हूँ। तो सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये कराची में आज हम बैठे भी हुए हैं, एमक्यूएम हम देख रहे हैं। माजरत के साथ मैं वो एमक्यूएम के दोस्तों की दिल आजारी नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में नाउ एमक्यूएम इज अ डेड हॉर्स। चाहे जो मर्जी हमारे कई बड़े अच्छे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम को मिलाकर तो कुछ खड़ा कर सकें, लेकिन जब एमक्यूएम एक डेड हॉर्स अगर हमें लग रही है तो उसका अल्टरनेट क्या है? यहाँ पे एक इंप्रेशन है कि वो अल्टरनेट शायद पीटीआई अब बनने जा रही है। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है, या आपको लगता है कि आप पीपल्स पार्टी आप कुछ कर सकते हैं, आप लोग रिप्लेसमेंट बनेंगे, जो एमक्यूएम का वोट जो होगा वो अब डाइवर्ट होकर आपकी तरफ आएगा? क्या होगा कराची में? देखिए, एक तो पीटीआई कराची में उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी। मुझे नहीं पता पंजाब की क्या सूरत हाल है, केपी की क्या सूरत हाल है, वो तो मैं टीवी पे देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, या किसी से बात हो जाती है। कराची तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और घर के हर जगह जाना होता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इमरान खान ने अभी 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा था कराची के। एक उनका था NA 237 और एक दूसरा था NA 239। NA 239 जहाँ से इमरान जीता है, वहाँ से पहले इनके जीते थे चीमा साहब थे। उन्होंने 2018 में लिए थे 70,000 वोट। ठीक है, चीमा में और इमरान खान में फर्क होना चाहिए, ठीक है जी। ऑफ कोर्स वो एक कैंडिडेट थे, ये पार्टी के चेयरमैन थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरी सीट थी 237, जी, और वहाँ भी जो कैप्टन जमील जीते थे उन्होंने लिए थे 33,000 वोट तकरीबन, ओके। और इमरान खान ने लिए 22,000 वोट। इस दफा 22,000 वोट और वो हार गए हैं, वो अब्दुल हकीम बुलंद हार भी साहब गए, से। ठीक है। और पीपल्स पार्टी के वोट तकरीबन जो पहले थे उससे थोड़ा सा उसमें इजाफा ही हुआ है। अब अगर इस चीज़ को आप देखें तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि इमरान खान जब खुद भी खड़ा हो गया तो भी पीटीआई का वोट जो है वो बढ़ा नहीं, बल्कि अच्छी खासी उसमें कमी कमी होगी। आई। 20,000 वोट कोरंगी में और तकरीबन 10,000 वोट उनके मलिर में कम हो गए। मतलब कुरंगी में आप कह लें कि तकरीबन मोर देन 70% डिक्लाइन वोट में, और 20,000 जी वो 70,000 से ये 50 पे आ गए। अच्छा 50 पे आ गए, ओके। 50 लाइक आप कह लें कि 30% दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीटीआई का वोट नीचे पीटीआई आया। का वोट इमरान के खड़े होने के बाद। जी, और और इमरान अगर खुद कैंडिडेट थे। जब जनरल इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली इमरान तो नहीं खड़ा होगा हर मुल्क की सीट से, किसी न जी, किसी को से खड़ा करना है। दूसरी चीज़ आप ये भी गौर करें कि कराची शहर में और भी बाई इलेक्शन हुए हैं पिछले दिनों में, और पीटीआई गवर्नमेंट में भी थी, उन दिनों में भी हुए हैं। कोई एक सीट ऐसी नहीं है जहाँ पे पीटीआई ने उतना वोट ले लिया हो जितना उन्होंने जनरल इलेक्शन में लिया था। 2018 इवन के। इवन अगर आप जो 18 के बाद इमीडिएटली जो इलेक्शन हुए थे ना, इमीडिएटली जी, आरिफ अली आरिफ साहब, हसन साहब। आरिफ अली साहब सदर पाकिस्तान जी बन जी। गए, तो उनकी सीट पे इलेक्शन हुआ, उन्होंने लिए थे 90,000 वोट। जो आफ्ताब सिद्दीकी जीते उन्होंने लिए 30,000 वोट। ठीक। तो बहुत बड़ा फर्क है। 90 से आगे वो 30 पे आके खड़े हो गए। फैसल वावडा की सीट जो है वो खाली हुई, उसने कोई लिए थे 35,000 वोट, यहाँ पे आके पीटीआई भी खड़ी हो गई थी 6-7 हज़ार वोटों पे। जी, वो कादर मंदोखेल साहब जीत हाँ, गए। इसी तरह मलिर की सूबाई असम्बली की बाई इलेक्शन हुई थी, वहाँ उन्होंने पहले लिए थे कोई तकरीबन 17,000 वोट, तकरीबन अब आगे 6-7 हज़ार पे खड़े हो गए थे। तो पीटीआई का वोट अच्छा खासा जो है कराची की हद तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत गिरा है। और यहाँ पर इनकी जो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी अब देखें तो कोई उसका हाल नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। इतने ग्रुप्स हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है, पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आरिफ अली साहब वहाँ से जीते, इमरान इस्माइल वहाँ से जीता, बाकी और भी लोग वहाँ से जीतते रहे। अभी जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जो है वहाँ से भी जीत गई। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट हम कभी नहीं जीते, जिंदगी में कभी नहीं जीते हम, लेकिन वो हम जीत गए।
तो इस तरह पीटीआई का मुझे तो कराची में कोई ऐसा वो एज अ पीपल्स पार्टी कराची प्रेसिडेंट मुझे डर नहीं है कि पीटीआई कोई हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हम्म, एमक्यूएम की बात आपने ठीक है, एमक्यूएम ने काफ़ी जो है वो पीछे गए हैं और अभी हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी वो रिजल्ट सामने आ रहा है। कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अगले इलेक्शन तक या जो वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है तब तक एमक्यूएम जो है वो रिवाइव कर सकेगी। जो एमक्यूएम का वोट है वो किसी एक तरफ नहीं गया और ना जाएगा। ये ओके। बात क्योंकि ज़ाहिर है वोटर्स की भी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस किस क्लास के लोग हैं। तो कुछ थोड़े बहुत पीटीआई की तरफ गए होंगे, बहुत ज़्यादा टीएलपी की तरफ गए थे। जो अब टीएलपी का भी खैर डाउनफॉल है, वो देखें उनका भी वोट अच्छा खासा कम हुआ है। और पीटीआई की तरफ जाने वाले भी शायद उतना पीटीआई को एज नहीं मिल सकेगा जो 18 में था। टीएलपी और पीपल्स पार्टी की तरफ भी लोग जो हैं वो आए हैं और आ रहे हैं। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, अच्छे लोग, सीनियर लोग, ठीक। जी पॉलिटिकल लोग, इंटरेस्टिंग। जी अच्छा, वो आना चाहते हैं। कुछ तो आ भी चुके हैं लेकिन मजीद आना चाहते हैं। आप लोग अब वो लेंगे उनको? नहीं, हम क्यों नहीं लेंगे, हम सियासी जमात हैं, अगर कोई अच्छे लोग आना चाहते हैं तो हमें लेना तो चाहिए। टिकट भी देंगे या वो सिर्फ अगर अच्छे आकर? कैंडिडेट कहीं से होंगे तो टिकट भी देंगे। ओके, तो ठीक है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है इस वक्त शहर में जो गेन करती हुई नजर आ रही है। बाकी तो तमाम जमातें वोट जो बैंक और उम्मीदवार दोनों सूरत में। दोनों सूरतों में जी। अच्छा, देखें, आप जैसे कोट भी कर रहे हैं कि पीटीआई का वोट बैंक ये रह गया, एमकेएम का तो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया, मतलब जिसे कहते हैं वो, हमें तो ऐसा लगता है कि टोकन प्रेजेंस है उनकी इन हलकों में। लेकिन देखिए ये एक एज भी देता है, क्योंकि एमक्यूएम ने एक अरसे तक इस शहर पर एक बड़ी, आप कह लें कि आयरन ग्रिप रखी है और जेलसली गार्ड किया अपने वोट बैंक को, और किसी को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस तरह से पर नहीं मारने देते थे। लेकिन अब वो फैक्टर वैसे मौजूद नहीं है कि आप कहें कि एमक्यूएम अब भी मौजूद है अपने हलकों में उस तरह से स्ट्रांगली मौजूद है। गो के मेरे नज़र में अल्ताफ हुसैन साहब की एक फॉलोइंग मौजूद है, लेकिन अब वो नहीं मौजूद तो उनकी फॉलोइंग उनको वोट नहीं कर पाती, तो वो जब बाइकआउट की कॉल देते हैं तो जो एमक्यूएम का रहा सा वोट बैंक होता है वो भी जिसे कहते हैं हवा में उड़ जाता है। तो ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि जो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चले नून लीग और पीटीआई को भी मैं उसमें काउंट करूंगा, लेकिन आप तो पीपल्स पार्टी सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों को उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वैसे घुसकर काम करने की जरूरत है कि जिसे कहते हैं ना वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पीपल्स पार्टी नजर आ रही हो। मैं अभी आया वो मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं नजर, अदरवाइज मुझे कई जगह बहुत अच्छा काम नजर आया है, लाइक अंडर पासिस कुछ नजर आए हैं, पार्क्स नजर आए हैं, मुस्तफा वहाब साहब ने डेवलप किए हैं, आपने भी अच्छा काम किया हुआ है, हॉस्पिटल्स का काम है, सब कुछ है, लेकिन एक वो जिसे कहते हैं ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले वाली प्रेजेंस, वो फैक्टर कहाँ पर है? देखिए वो भी अगर आप थोड़ा पहले आ जाते जब लोकल गवर्नमेंट की कैंपेन उरूज पे थी तो आप देखते कि बहुत सारी जगहों पे मौजूद थे और हैं भी। अच्छा एमक्यूएम डिस्पाइट ऑफ द ऑल दिस रियलिटीज़ के वो बहुत नीचे चली गई हैं, लेकिन एमक्यूएम एक हकीकत तो है। ऑफ मैं कोर्स। बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल। उनका वोट बैंक बहुत नीचे गया है लेकिन एमक्यूएम है मौजूद। अच्छा एक और चीज़ जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लोग अक्सर उसको कहते हैं कि शायद इस वजह से वोट कम हुआ है, अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट करते हैं। मैं जब ज़मीनी इलेक्शन लड़ा था ना 2017 में, अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया था। ओके। एमक्यूएम का वोट ठीक पड़ा था, जितना वोट उस इलाके में एमक्यूएम का है ना 18,000 वोट उनको पड़ गया था मेरे सामने। ठीक। ठीक। फिर उसके बाद 2018 का जब इलेक्शन हुआ अल्ताफ हुसैन ने बाइकआउट किया था, लेकिन एमक्यूएम बहुत सारी सीटें जीत गई और बहुत सारी सीटें एमक्यूएम से छीन ली गई। ये भी मैं मानता हूँ कि हाँ। पीटीआई को जो है वो दे दी गई, एमक्यूएम वो सीटें जीती थी। जी जी। तो अल्ताफ हुसैन साहब के बाइकआउट के बावजूद भी एमक्यूएम को वोट 18 के इलेक्शन में पड़ गया। मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन साहब के बाइकआउट से ज़्यादा जो एमक्यूएम की मौजूदा जो जो तर्ज सियासत है, या शायद जितना वो लोगों में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था वो नीचे नहीं गए। अल्ताफ हुसैन का अपना एक तरीक़ेकार था, चीज़ों को आप कह रहे हैं कंट्रोल किया हुआ था, तो वो कोई और एलिमेंट्स थे जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते थे, वो पॉलिटिकल कंट्रोल उनका नहीं था। ओके। ज़ाहिर है कि वो जो एक उनका मिलिटेंट विंग था, उस तरह से उन्होंने कंट्रोल में चीज़ रखी थी। वो जब निकल गया तो फिर ज़ाहिर है कि एमक्यूएम को एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करना चाहिए था, जो स्पेस उनको मिली थी वो करनी चाहिए थी। बट मेरा ख्याल है कि 18 के बाद जो वक्त उनको मिला 4 साल का, उसके अंदर उन्होंने किया नहीं है। तो पीपल्स पार्टी उन इलाकों में जा रही है जहाँ पहले हम नहीं जा सकते थे, हमारे लोग जाते थे तो उनकी लाशें मिलती थी, बड़े बुरे हालात थे। तो ज़ाहिर है कि हम तो सियासत करते हैं, बंदों को मरवाने के लिए तो नहीं करते हैं। एक वक्त था बहुत जब नुकसान हो गया तो हमने फिर उन इलाकों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था।
लेकिन अब बहुत सारे इलाकों में जा रहे हैं। कल रात भी एक न्यू कराची में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और हज़ारों लोग उसमें थे, शामिल हुए पीपल्स पार्टी में। इसी तरह हर जगह जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं। चलिए अच्छा आप लाइक पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे आपने कहा यार मेरे हलके में 5% सिंधी वोट बैंक है, बाकी दूसरी एथनिसिटीज़ हैं, हज़ारा, पंजाबी पठान है, और पंजाबी पठान, हैं, ये सब सब हैं। लोग हैं। आप खुद बहरहाल सिंधी हैं, कराची के नेटिव हैं। ये कराची को मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आपकी जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के बाद लोगों की जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कराची को अभी तक उस नज़र से देखते हैं कि कराची जिसे कहते हैं उर्दू स्पीकिंग वोट के लिहाज से हमें इसको लेके चलना होगा, ऐसे लोग यहाँ पर लाने होंगे कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को हम कैटर कर सकें, और ताकि हमारा एक वो इमेज बिल्ड हो कि हम सिर्फ वो सिंध के लोगों को यहाँ पर नहीं ला रहे, एक उर्दू स्पीकिंग। जबकि कराची एक बड़ी मल्टी एथनिक सिटी है, आपको यहाँ पे पंजाबी मिलते हैं बड़ी तादाद में, बलोच मिलते हैं, पख्तून मिलते हैं, बल्कि वो पख्तून तो इस टाइम सेकंड लार्जेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एथनिसिटी है कराची की। फिर उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी हैं। तो क्या कराची को अब भी सिर्फ उसी वो टेलीस्कोप से देखने की जरूरत है, या आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को भी अपने इस कल्चर पर नजरसानी करके देखने की जरूरत है कि हमें इस शहर को किस तरह से देखिए, करना एक है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से, जब से ये कायम हुई भुट्टो साहब के वक्त से, पीपल्स पार्टी में हर रंग नस्ल का आदमी रहा है कराची में भी। और हफीज़ पीरज़ादा सब कराची से जीते, हम्म, अब्दुल सत्तार गपोल कराची से जीते। और इवन अगर आप 70 का इलेक्शन भी देखें या 77 का इलेक्शन भी देखें, तो कराची से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बहुत बड़े बड़े नाम थे और उनको वोट पड़े। मतलब बड़ा सख्त मुकाबला था। JUP हुआ करती थी, जमात इस्लामी हुआ करती थी, इनके साथ पीपल्स पार्टी का मुकाबला सख्त होता था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा वोट लेते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं, और उन इलाकों से, लियाकताबाद से, न्यू कराची से, नाजमाबाद से, यहाँ से कुरंगी से, लांडी से पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता था। वो तो जब ज़ियाकत दौर आया ना, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा उन्होंने धकेला, इनकी परवान चढ़ी और सारे मामला जो है वो ख़राब हो गए। आज भी कराची में आपको पीपल्स पार्टी में हर रंग व नस्ल का आदमी मिलेगा। अच्छा, चूंकि एक ये पूरे मुल्क में ये तासुर है और किसी हद तक शायद दुरुस्त भी है कि यहाँ उर्दू बोलने वालों की मेजॉरिटी है। अब वो ज़ाहिर है वो मेजॉरिटी थोड़ी श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि बाकी जो ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, माइग्रेशन बहुत हुई है कराची में, उससे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन बहरहाल आज भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद उर्दू बोलने वालों की है। अच्छा, ज़ाहिर है जब आबादी होती है तो वहाँ से लोग निकल के मुख्तलिफ जमातों में जाते हैं। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी में वक्त के साथ साथ अब ताज हैदर साहब का एक नाम रहा, एनडी खान साहब का एक नाम रहा, राशिद रब्बानी साहब इस पार्टी के अंदर है, वकार मेदी भी सेनेटर बने, उन्होंने कोई 50 साल में अपनी ज़िंदगी जो है वो पार्टी को दी है। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। अब नए लोगों में आप देखें तो फिर मुर्तज़ा वहाब है। एक शैला रज़ा हैं, वो बाद में आई हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, वो बाद में आए हैं, और भी कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आगे आते जा रहे हैं। तो जो लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दी होती हैं, पीपल्स पार्टी उनको स्पेस देती है और वो अपनी जगह बनाते हैं। तो हमारी जमात में कैंडिडेट्स में भी आप देखेंगे तो आपको पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, हज़ारेवाल भी मिलेंगे, उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे, सिंधी भी मिलेंगे, बलोच भी मिलेंगे, सराइकी भी बोलेंगे, मिलेंगे। आपको हर ज़बान बोलने वाला कैंडिडेट आपको पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो ये कोशिश तो ज़ाहिर हर जमात करती है कि जिन जिन लोगों की जहाँ जहाँ अक्सरियत है, जहाँ उनकी मौजूदगी है, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है उनको, नुमाइंदगी जो है उनको मिलनी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी है। मैं दावा करता हूँ कि हमारे पास हर रंग नस्ल का आदमी है। तो आखिर मुझे ये बताएं, कराची वैसे जो मैं अभी तक घूम रहा हूँ, एक मुझे लगता है कि ये शहर इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है कि कम से कम मुझे ये तासुर मिल रहा है कि ये शहर अब कोई मैनेज नहीं कर सकता उस तरह से जो जिस स्केल पर पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं। जाहिर बात है इसकी उससे डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है, ये बहुत बड़ा है, और फिर उस बड़े के साथ इसकी आबादी भी उससे ज़्यादा बड़ी है, तकरीबन 2 करोड़ मिनिमम आबादी का शहर है। तो इसका हल फिर क्या है? क्या आप लोगों को इसको मजीद फैलाने की जरूरत है, या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस की जरूरत है? आखिर है क्या कि शहर गवर्नेबल हो जाए? ये जो कूड़ा करकट, ये टूटी सड़कें, सब कुछ, ये कैसे आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कैसे एक आप पूरा इसका मैनेज मैं 2 करोड़ लोगों को जिसे कहते हैं ना कैटर करना, आई कैन अंडरस्टैंड इज नॉट इजी कि मैं कहूँ जी ये सारा आप लोगों पर ब्लेम में डाल दूं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ आखिर क्या है इसका हल इस शहर देखिए, का। एक तो मैं तो इस अप्रोच का आदमी हूँ
कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। आपकी बात से मैं किसी हद तक इत्तेफ़ाक़ करता हूँ कि ये 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी शायद ज़्यादा आबादी जी वाली जी। शहर है। और इस शहर में जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि लिसानी तफ़रीक बहुत ज़्यादा है, जो बदकिस्मती से पैदा कर दी गई है, जी जानबूझ के किसी वक़्त पैदा कर दी गई है। उसकी वजह से जो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जमातों के दरमियान कराची शहर के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं। हम्म, और अगर कोई एक जमात बेहतर काम करने लगती है तो दूसरे के पेट में और होता है, मतलब खुशी नहीं होती कि काम हो रहा है, हम्म, उसको तकलीफ होती है कि ये क्यों हो रहा है। इस चीज़ को हमने चेंज करना है और ख़त्म करना है। अच्छा, मेरी राय में उसका एक हल तो ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, छोटे या बड़े, हम्म, हम सबको बिठा के उनको साथ लेके एतमाद में लेके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी ओनरशिप उसके अंदर हो और वो ये महसूस करें कि हाँ जी, जो काम अच्छा हो रहा है इसके अंदर मेरा भी कोई ना कोई हिस्सा और किरदार शामिल है, तो हम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि कराची की सियासत को आपने आज़ाद करना होगा। कराची की सियासत बदकिस्मती से अब उम्मीद है, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं होगा तो वो इसमें रोल अदा नहीं करेंगे, वरना कराची की सियासत में पूरे मुल्क में भी होता है, लेकिन कराची में शायद ज़्यादा होता है। तो हम्म, जब आप कंट्रोल करेंगे ना सियासत को, और जो जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए लोगों की, जब वो नहीं आएगी, आर्टिफिशियल आएगी, तो उससे फिर मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जिस तरह पूरे मुल्क में बढ़े तो कराची में ज़्यादा बढ़े। तो कराची के लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो जिनको वोट देते हैं वही उनके नुमाइंदे में बनकर असम्बली में जाए, रिजल्ट भी उन्हीं का है। रिजल्ट भी उन्हीं की मर्जी का आना चाहिए। पहली पहली तो चीज़ ये है कि इस तरह हो। दूसरा, बाज़ औक़ात अदालती फ़ैसले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत सारे काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। हमारी अदालतों का, मैं जो आइन में उनका इख्तियार है उसका बिल्कुल एहतराम करता हूँ। हुकूमतें पाबंद हैं कि अदालत का फ़ैसला गलत और सही, उसको अमल दरामद करें, उसको माने। लेकिन मेरी राय में अदालतों को फ़ैसला करने का इख्तियार भी महदूद है, लामहदूद नहीं है। हम्म, और वो आइन और कानून के दायरे में रह के अपना काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं बिल्कुल। जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि अदालती फ़ैसले कुछ ऐसे आ जाते हैं जो ना कानून में होते हैं ना आइन में होते हैं, लेकिन फ़ैसले आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसको अमल करो। और कुछ जो जज साहब को लगता है कि ये होना चाहिए, जैसे अच्छा, गुलजार साहब को लगता था कि मैं तो कराची 60s में देखता था, देखा भाई 60s के बाद 1950 तक आबादी कराची कितनी आई बड़ी, नहीं हो, तो लेकिन वो ये रगड़ने लग गए, अच्छा, इमारतें गिराने लग गए तो और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की है। हम्म, मैं अगर अच्छा काम नहीं करूँगा तो लोग मुझे सज़ा दे सकते हैं, मुझे वोट नहीं करेंगे, मुझे निकाल देंगे, हरवा हम्म, देंगे, किसी और को जिता देंगे। जैसे साहिबान के साथ ये सूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, उन्हें भी शहर का, मुल्क का बड़ा एहसास होगा, लेकिन मुझे शायद ज़्यादा होगा, इसलिए कि बिल्कुल मैं लोगों से बराह रास्त मिलता हूँ। बिल्कुल। और ये तासुर कहीं से भी अगर जाता है कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो शहर के, मुल्क के, सूबे के खैरख्वाह नहीं है, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। और हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि हर शख्स अक्ल कुल नहीं होता, हर बिल्कुल शख्स हर चीज़ का माहिर नहीं होता। आई एग्री। मैं सियासत का तो माहिर हो सकता हूँ, हो सकता है मैं मईशत का माहिर ना हूँ। बिल्कुल हो सकता है कि मैं मीडिया की चीज़ों को ज़्यादा ना समझता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझते हो। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग में बिठा लूँ कि नहीं, मीडिया को भी मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, मईशत को भी मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को भी मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, गवर्नेंस को भी मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, कानून को भी आपसे ज़्यादा समझता हूँ, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। ये चीज़ चैलेंज हमें है थोड़ा सा, अगर इसको हर इदारा महसूस कर ले कि जी कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, कराची स्टेबलाइज होगा तो मुल्क स्टेबल होगा, और कराची अगर तरक्की करेगा अच्छे तरीके से तो मुल्क पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो कराची को अगर हमने ठीक करना है, आगे बढ़ाना है, तो कुछ हमें कड़वे घूंट अपनी ख्वाहिशात के बरखिलाफ जो है ना वो पीने पड़ेंगे। आखिर में एक आखिरी सवाल, वो ये है कि हमने इदारों की तो बात कर ली, लेकिन ये शहर पाकिस्तान का माशी हब भी है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी इस शहर से हम जनरेट करते हैं, रेवेन्यू। लेकिन अब एक पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त जहाँ पर माशी तौर पर खड़ा है, अ, वो मैं आज भी शहबाज राना साहब की ट्रिब्यून में स्टोरी पढ़ रहा था कि हमने इस क्वार्टर में 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का हदफ रखा था, जो हमने बाहर से हासिल करने थे, मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों से या वो मालियाती इदारों से कर्ज या वो ग्रांट की सूरत में। लेकिन हम सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर कर पाए इकट्ठे, क्योंकि उसकी वजह हमारी मुआशी पॉलिसियां थी, जिससे आलमी इदारे मुतमिन नहीं, तो वो अपनी जो किस्तों का इजरा है और वो सब कुछ IMF और दीगर वर्ल्ड बैंक ये सब रोक रहे हैं, दोस्त मुल्क फिर जब ये इदारे रोक रहे हैं तो वो भी रोक लेते हैं। आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और मेजर स्टेक होल्डर हैं फेडरल कैबिनेट में PMLN के बाद, क्या आप माशी पॉलिसियों से मुतमिन हैं जो अब तक पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने
उतना ही हुई थी, फिर अब इसहाक डार साहब ने कुछ उनसे डेविएट किया है और वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लेम भी करते जा रहे हैं साथ साथ। तो देखिए मेरा ये ख्याल है कि आपके पास मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। मेरी राय में दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपकी मीशत को बराह रास्त, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक सियासी अदम इस्तेहकाम। इमरान ये ठीक कहता है इस हद तक ठीक कि है। भाई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मीशत आपकी बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा भी खुद कर रहा है, हम्म, मतलब पैदा भी खुद कर रहा है वो। और इमरान किसी सूरत में इस्तेहकाम आने नहीं देगा सियासी तौर पर, जी। किसी सूरत में। ये इलेक्शन हो जाए तभी आने, अगर हार जाएगा नहीं होने देगा वो। उनकी पॉलिटिक्स का बुनियादी हाँ नहीं वो फैक्टर भी यही है, मेरे हाँ, ख्याल में उनकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ भी यही है कि वो इंतशार रखें। वो मुतमईन इसी सूरत में होगा कि इलेक्शन हो, उसको जितवाया जाए, उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, फिर उसी तरह उसकी नीतियाँ बदली जाए, उसको चलाया जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो सूरत हाल बनी है, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये था कि जो चीज़ अब हुई है जाके 26 को, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि इमरान की जो हवा निकली है वो पहले निकल जाती। लेकिन बहरहाल खैर जो आप कह रहे हैं चेंज ऑफ कमांड ही पहले हो जानी चाहिए नहीं, थी। चीज़ कमांड अनाउंस तो कर सकते थे ना, ठीक है। अनाउंस तो हो सकता था। जी। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, ये मेरी राय है। इमरान खान के दिमाग में हवा भरने वाले लोग जो है उनको जल्द से जल्द मैसेज जाना चाहिए था कि तुम्हारा गेम खत्म हो गया। वो बड़ी ठीक, देर में हुआ। एग्री। मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ, नवंबर के शुरू से ही, जब लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, मैं कहा अब कुछ नहीं होगा, अब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इमरान ने पीछे जाना है, अब इसने आगे नहीं आना। और ये आपकी नजर में अब हवा निकलने लग गई है उनके अब हवा इस निकलना बबल लग से। नहीं, अब इमरान का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं है, और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की अच्छी चीज़ है, खुशहाल चीज़ है। अब जो है, जो जिन खदशात का आपने इजहार किया ना मईशत में, उसमें अब इंडिकेशन जो होंगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, उसके इंडिकेटर ठीक होंगे। मुश्किल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसका उसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को शायद ठहराना बड़ी ज़्यादती होगी। ये सारा गंद जो है वो इमरान खान का फैलाया हुआ था। उसने पूरे अपने 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में सिवाय इंतकाम के किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अब वो कहता हूँ ना कि वो जो DJI ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है, तो आप भी ये कहेंगे, मैं भी ये कहूँगा, हर समझदार आदमी कहेगा कि मईशत मसला है। उसने कहा नहीं, अपोजिशन मसला है। अगर कोई वजीर आजम ये समझता है कि जी मसला मेरा ये ए नहीं ये बी है, तो वो ए की तरफ तवज्जो नहीं देगा, बी की तरफ देगा। तो उसकी सारी तवज्जो थी वो अपोजिशन की तरफ थी कि इसको मैं कैसे सीधा करूँ, तो इसने इकॉनमी को जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया। तो अब जाहिर है चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि तो सख्त आप हालात लोग हैं। समझते हैं कि अपोजिशन मसला नहीं है जो आपकी हुकूमत नहीं है? नहीं, देखें, क्योंकि हम भी देख रहे हैं आजम मैं स्वाति आपसे भी अर्ज़ कभी करूँ, जेल जा रहे हैं, नहीं कभी नहीं, वो मैं अर्ज़ करूँ शहबाज गिल उठाए जाते हैं, तो मैं आपसे कभी गुजारिश करूँ, मुराद सईद को FIA बुलाती है, तो कभी इमरान खान साहब पर मैं FIR दर्ज होती मैं है। आपसे गुजारिश आप लोगों करूँ, का भी रवैया वही नहीं है? नहीं देखें, एक बात यह है कि अपोजिशन जाहिर है हर मुल्क में, हर जमहूरी हुकूमत में होती है और होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हुकूमत हर चीज़ को छोड़कर, मुल्क के मसाइल को छोड़कर अपनी प्रायोरिटी अपोजिशन को सीधा करने पे लगा देगी और मतलब विक्टिमाइज करने पे लगा देगी, तो मुल्क नहीं चलेगा। आपकी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, इमरान की मिसाल में दे सकता हूँ, उसकी 3 शादियाँ हुई। जी, बहुत एक्सपीरियंस उनका तो खैर। ठीक है ना, बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी बीवी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते ना, मुल्क बड़ी दूर की बात होती है। तो 3-4 लोगों का घर होता है ना, वहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर आपको अच्छे माहौल में घर को चलाना है, आपके बच्चों की डायरेक्शन अलग होती है, वाइफ की अलग होती है, आपकी अलग होती है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको आप मिलजुल के किसी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान को ये समझना चाहिए कि जब उसके घर नहीं चले, तो ये मुल्क जो है वो इस तरह सॉरी, मैं थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मेरे ख्याल में सईद गनी साहब कहना चाह रहे हैं कि बीवी को चलाने से मतलब ये नहीं कि मतलब आप उनको रोबोट समझ के उनको घर में चला रहे हैं, मतलब एक मिलजुल के उनके साथ घर को चलाने का वो घर को अगर अपने अच्छे माहौल में चलाना है, अगर आपने पीस ऑफ माइंड अपना भी रखना है, घर वालों का भी रखना है, तो आपको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स आपने कहीं उसकी माननी पड़ती है, कहीं अपनी मनानी पड़ती है, इस तरह चलता है ना। तो अगर आप 3-4 लोगों का घर नहीं चला सकते, इमरान का तो दो लोगों का था, वो नहीं चला सकते हैं, तो ये जो 22 करोड़ का मुल्क है ना, आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं चला सकते। तो इमरान ने कोशिश ये की कि वो डिक्टेट करे हर चीज़ को, और उस पर बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई। भाई सॉरी, आखिर में एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है ये जनरल बाजवा कोई डबल गेम कर रहे थे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, कोई एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे? देखिए, ये जो मोनस लाई ने कहा, फिर परवेज लाई ने भी कहा, इसकी वजाहत तो आनी चाहिए ना। देखिए, इससे बहुत पहले उन्होंने ये कहा कि अब हमने अपने आप को निकाल दिया है बाहर, हम न्यूट्रल हो गए और अब ये जो डिसीजंस हैं, जो भी होना है, पॉलिटिकल जमातें खुद करें। लेकिन
अपनी आखिरी तकरीर में भी उन्होंने कहा कि फरवरी से के बाद हमने 2021 से फरवरी में जी। डिसाइड कर लिया कि हम नहीं करेंगे। मून सलाई जो बात कर रहा है वो फरवरी 2021 की नहीं कर रहा, वो तो वो अप्रैल मार्च 2000 की- मार्च और अप्रैल अप्रैल 2022 की 22 बात की बात कर रहा है। जी। तो इस पर मेरा ख्याल है कि जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ, जनरल बाजवा को ही देना चाहिए कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं मून सलाई और परवेज इलाही, या वो सच कह रहे हैं। हम्म, अगर तो वो सच कह रहे हैं तो ये बात बायस तशवीश ज़रूर है कि एक तरफ कहा गया कि हम बाहर निकल गए, दूसरी तरफ किसी को कहा गया कि तुम कहीं चले जाओ। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। ये सईद गनी साहब थे, एक तो उन्होंने बड़ा क्लियर समझाया है कि अगर इदारों की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी, असल सियासी क़यादत अपने जेन्युइन वोट बैंक के जीत के आएगी, तो फिर गवर्नेंस भी बेहतर होगी और माशी स्टेबिलिटी अगेन वो उसके लिए सियासी जिसे कहते हैं ना वो इस्तेहकाम चाहिए होगा, फिर मईशत चलेगी। और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकलने शुरू हो गई है, लेकिन पहले निकाल दी जाती है, अगर ऐलान पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। और आपको हम मज़ीद भी अपडेट करेंगे शहर कराची से। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।